को लगा कि हम गांधी जी के साथ में बढ़ जाएंगे और ये आदमी मुझे एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये मान रहा है, ये इसका जो आइडियोलॉजी वो है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी एट एनी कॉस्ट। आपका गहरा प्रश्न है एकदम, इसका एकदम जवाब देना मेरे लिए मुश्किल होगा। कट्टरवादी मुसलमानों से लड़ते लड़ते हम भी उनके जैसे हो जाए, ये ठीक नहीं है। क्या ये समस्या कम्युनिज्म के आइडियोलॉजी के साथ है या भारत में जो कम्युनिस्ट हैं उनकी आइडियोलॉजी के साथ समस्या? जिस तरह से कई ऐसे मौके आए कि जहाँ उनको चुनना था देश और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के बीच में, तो उन्होंने देश को नहीं चुना, उन्होंने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को चुना। मैंने लिख दिया कि राष्ट्रवादी थे, कहते राष्ट्रवादी नहीं थे, नेशनलिस्ट थे। तब ये राष्ट्रवादी और नेशनलिस्ट शब्द को भी इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। वीर सावरकर की ग्रेटनेस अगर आदमी का ओपन माइंड है, वाचक का, तो उसको डिनाई नहीं कर सकता। वीर सावरकर का आज महत्व क्या है? वीर सावरकर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के पितामह है, ऐसा ये किताब साबित करते हैं। कांग्रेस जो है वो वायलेंस के सामने सरेंडर हो गई, क्योंकि उसका जो मोटो था वो था कि हम मार खाते जाएंगे, हम वार नहीं करेंगे। भारत के इतिहास के बारे में अभी तक जो ज़्यादातर हमने पढ़ा वो विदेशी इतिहासकारों के माध्यम से पढ़ा, ये एक विचारधारा विशेष के इतिहासकारों के माध्यम से पढ़ा। इसका परिणाम ये हुआ कि भारत की संस्कृति और भारत के अपने बहुत सारे ऐसे वीर रहे, ऐसे क्रांतिकारी रहे जिनके बारे में परसेप्शन अलग अलग तरीके के बनते रहे। और ऐसे ही एक व्यक्तित्व हैं भारतीय इतिहास में जिनका नाम है वीर सावरकर के नाम से उनको जाना जाता है। विनायक दामोदर सावरकर का व्यक्तित्व ऐसा रहा जिसको लेकर राजनीतिक विवाद आज भी लगातार होता जा रहा है। नमस्ते, मेरा नाम है नवीन चौधरी और दैनिक जागरण हिंदी बेस्ट सेलर में इस बार एक किताब आई जिसका नाम है वीर सावरकर। इसके लेखक बहुत जाने माने उदय माहूरकर जी हैं, जो कि पत्रकार रहे, इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहे, इनको हम सब जानते हैं। और इस किताब में अभी तक जो सावरकर के बारे में एक चर्चा रही कि उन्होंने माफ़ी मांगी या उन्होंने गांधी जी की हत्या में थे, बहुत सारे आरोप हैं सावरकर पर। यहाँ इस किताब के माध्यम से उदय जी ने जवाब देने का एक प्रयास किया है, उनकी कमियों को भी बताया है, उनकी खूबियों को बताया है और एक नया पर्सपेक्टिव इसमें आया है। तो हम सब स्वागत करते हैं उदय जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जब हम ये बात करेंगे तो ऐसा है कि हम इसमें पूरे सवाल अपनी तरफ से पूछने की कोशिश करेंगे उस आइडियोलॉजी को, और हम राइटर से भी उनकी मंशा पर सवाल पूछेंगे। तो पहला सवाल सर मेरा मंशा पर ही आता है। सावरकर को लेकर जो सारा विवाद रहा, इसमें एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी और कांग्रेस आइडियोलॉजी इनके खिलाफ रही, इनको कभी भगोड़ा साबित किया। भाजपा की आइडियोलॉजी या संघ की आइडियोलॉजी जो है वो इनको वीर के रूप में स्थापित करती है। अब इसके अलग अलग तर्क हैं, आपने दिए हैं, मैं उन पे आऊँ, लेकिन उससे पहले इसकी प्रस्तावना आपने मोहन भागवत जी से लिखवाई है, जो कि सरसंघ चालक हैं। तो मोहन भागवत जी का नाम आने के साथ ही क्या ऐसा नहीं लगता कि आइडियोलॉजिकली एक बायस्ड किताब हो जाएगी? नहीं, ये तय करने के लिए जो व्यक्ति उसको वाचक बनना पड़ेगा, उससे किताब पढ़नी पड़ेगी। ये किताब जो है बहुत ही बैलेंस किताब है। इसमें वीर सावरकर के माध्यम से हमने हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम को देखा है, मुस्लिम कट्टरवाद को देखा है, बिन शर्ती राष्ट्रवाद, अनअलॉयड नेशनलिज्म क्या होता है उसको हमने देखा है, और दूसरा गांधी जी को हमने देखने का प्रयत्न किया है। गांधी जी की गलतियाँ क्या थी, गांधी जी की उपलब्धियाँ क्या थी, वो भी इस किताब में है। तो किताब अपने आप में बहुत ही, मैं कहूँगा कि निष्पक्ष किताब है। वीर सावरकर की ग्रेटनेस अगर आदमी का ओपन माइंड है, वाचक का, तो उसको डिनाई नहीं कर सकता। हाँ, उनकी गलतियाँ भी हमने इसमें ली हैं। तो ये किताब मैं मानता हूँ कि उन्होंने खुद ने भी इसे लिखा है इस बात को। मेरे ख्याल से उनके प्रस्तावनाओं में है ये मोहन भागवत जी के कि भाई ये बहुत ही बैलेंस किताब है। और सबसे बड़ी बात इसकी खूबी जो है इस किताब की, सबसे बड़ी खूबी ये है कि वीर सावरकर को हम क्रांतिकारी के रूप में जानते हैं कि महान क्रांतिकारी थे, कोई सवाल पैदा नहीं होता। और फिल्म भी जो बनी उस पर ही बनी। पर वीर सावरकर का आज महत्व क्या है? वीर सावरकर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के पितामह है, ऐसा ये किताब साबित करते हैं। क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के जो भी खतरे भारत के सामने आए गए 70-75 साल के अंदर, उन सभी की भविष्यवाणियां उन्होंने कर दी थी पहले से। तो वीर सावरकर को मैं ये कहता हूँ, इस किताब का अगर कोई महत्व है तो ये महत्व है कि इट एस्टैब्लिशेस वीर सावरकर एज द फादर ऑफ इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी, एज द नॉस्ट्राडेमस ऑफ इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। एक फिर इसमें मुझे ये मोहन भागवत जी की प्रस्तावना का ही एक लाइन है जो कहीं न कहीं ये विचार आपके लेखन में भी आता है। वो लिखते हैं कि राजनीतिक प्रतिष्ठान सत्ता खोने के डर से
डर के साथ साथ अन्य अवांछित कारणों से कम्युनिस्ट, और ये स्पेशली कम्युनिस्टों की बात हो रही है, जो हर राष्ट्रीय चीज से नफरत करने के लिए जाने जाते हैं, उनके साथ मिलकर सावरकर के विरुद्ध निम्न स्तर पर आ गए। तो ये पूरा का पूरा एक आरोप कम्युनिस्टों पर है कि वो एंटी नेशनल ही हैं, एक तरह से ये बात है। और कहीं ना कहीं ये विचार आपके अभी इसमें, मुझे आपने डायरेक्ट इस चीज को नहीं लिखा, लेकिन वो विचार कहीं के निकल के आता है। कम्युनिस्ट भी दो भाग में डिवाइडेड है जी। एंटी नेशनल है, वो तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। जिस तरीके से उन्होंने चाइना को 1962 के अंदर सपोर्ट किया भारत के कम्युनिस्टों ने, जिस तरह से कई ऐसे मौके आए कि जहां उनको चुनना था देश और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के बीच में, तो उन्होंने देश को नहीं चुना, उन्होंने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को चुना। तो वो जो देश, देखिए जो तत्व राष्ट्रवाद को डिफाइन करता है, उसका विरुद्ध का काम उन्होंने किया। लेकिन उस टाइम के कम्युनिस्ट और अब के कम्युनिस्ट में बड़ा फर्क है। उस टाइम के जो कम्युनिस्ट है, जैसे कि हिरेन मुखर्जी थे, वो सावरकर के बहुत बड़े एडमायरर थे, क्योंकि सावरकर ने जो हिंदू रिफॉर्म का काम किया है, वो तो अभूतपूर्व काम है। और कहीं आपको मैं बता दूं, ये तो क्या है, इतिहास एक बड़ा है, उसको कैसे उसका अर्धघटन करना है, ये एक बहुत बड़ी कला है और एक ईमानदारी का काम है, समझो आप। सावरकर ने लेनिन को भी प्रेस किया हुआ है 1930 के दशक में, जब कम्युनिस्ट का ये स्वरूप सामने नहीं था कि देशद्रोही बन जाएंगे, समझे ना आप। वो एक रिफॉर्मिस्ट के रूप में उनको देखा जाता था। तो सावरकर ने लेनिन को भी प्रेस किया हुआ है, मेरे ख्याल से 1928-29 के आसपास, समझे आप। तो बाद में जैसे उनका कम्युनिस्टों को कलर बाहर आता गया, उनका सही रंग लोगों के सामने आता, फिर जब मालूम पड़ा कि ये कम्युनिस्ट, ये आइडियोलॉजी बड़ी खतरनाक है, तो क्या, और सावरकर भी इसको समझे बाद में। पर क्या ये माना जाए कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, क्योंकि सब बहुत बातें तो अच्छी है, जब समाज की बात आती है अच्छा लगता है, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, कहीं के उससे टकराव दिखता है। क्या ये समस्या कम्युनिज्म के आइडियोलॉजी के साथ है, या भारत में जो कम्युनिस्ट हैं उनकी आइडियोलॉजी के साथ समस्या है? क्योंकि आपने एक बात और कही कि 1962 में वो भारत के साथ नहीं थे, जब उनको चुनना था तो कम्युनिज्म चुना, देश नहीं चुना। देखिए, मैं मानता हूं कि भारत के कम्युनिस्ट का प्रॉब्लम ही है जी। भारत के कम्युनिस्टों का कम है, उसका अध्ययन मेरा कम है वैसे। हाँ, क्योंकि बाकी चाइना की बात करें जैसे तो चाइना ने अपने आप को एडजस्ट किया है, आप देखो, चाइना ने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को जैसे एडजस्ट किया है फ्लो के साथ, कि अगर हम पुराने डेफिनेशन को पकड़ के रखेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। वो लचक इन लोगों में नहीं आ पाई, बिल्कुल, समझा। तो भारत के कम्युनिस्ट एक अपने आप में यूनिक है, क्योंकि अपने देश को वो बदनाम करते हैं और एक तरीके से मैं कहूंगा कि गालियां भी देते हैं, इनडायरेक्टली कहूं तो मैं, समझा आप। तो भारत के कम्युनिस्ट यूनिक है, मैं नहीं मानता कि दूसरे कम्युनिस्ट इस टाइप के हैं। हाँ, क्योंकि उनका एक नेशनलिस्ट विचार है। हाँ, इनका बिल्कुल नहीं है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग अभी भी चाइना का जो हुआ 1920 वाला मसला अपना, और चाइना का जो घर्षण हुआ, उसके अंदर भी ये तो उनको ही सपोर्ट कर रहे थे। क्योंकि एक बड़ा और इंटरेस्टिंग मैं देखता हूँ कि भगत सिंह को अभी ऑन करते हैं कम्युनिस्ट की, भगत सिंह कम्युनिस्ट थे। तो मैंने एक बार कहीं पूछा कि लेकिन वो देश की ही बात करते थे, लड़े तो वो देश के लिए थे, तो मैंने लिख दिया कि वो राष्ट्रवादी थे। कहते राष्ट्रवादी नहीं थे, नेशनलिस्ट थे। तब ये राष्ट्रवादी और नेशनलिस्ट शब्द को भी इन्होंने डिवाइड किया का काम है। कम्युनिस्ट लोगों ने जो 17 साल तक भारत का जो एक नेशनल कल्चरल रिसर्जेंस है, उसको जो रोकने का प्रयत्न किया, उसका ही भाग है ये। क्योंकि हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए वो, तो उनको सावरकर के सामने रख देना, आपको याद रहे, खूब हमने अध्ययन किया है इसके ऊपर एक दो किताबें भी हैं। भगत सिंह जी के जो रूम था, उसमें 5 किताबें मिली थी, उसमें से एक लेनिन पे थी। वो काल ऐसा था जब वीर सावरकर भी लेनिन को पढ़ते थे जी, उनकी प्रशंसा करते थे, समझे ना आप। तो उसको आप उससे जोड़ नहीं सकते, आप समझे। दूसरा, जो किताबें निकली उसमें एक किताब थी 1857 द लास्ट वॉर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस बाय सावरकर, वो किताब भी थी उसमें जी, है ना। दूसरा, धनंजय कीर जो पहले बायोग्राफर हैं जी वीर सावरकर के, जो वीर सावरकर के पास 1950 में गए, उन्होंने सब डॉक्यूमेंट्स लिए उनके पास में, और जो पहला उन्होंने, मतलब हम लोग जो किताब काम करते हैं, हमने एक नया पर्सपेक्टिव दिया जो उनसे एक स्टेप आगे है, लेकिन हमको उनके काम के वो सोर्स मटेरियल हमको यूज करना ही पड़ता है, धनंजय कीर का, कि ओरिजिनल सोर्स मटेरियल है, समझे ना आप। तो धनंजय कीर भी इस बात पे काफी प्रकाश डालते हैं, समझे ना आप। उनका अगर पढ़ें आप, तो पूरा जो आप कम्युनिस्ट आपका जो सवाल है उसका जवाब उसमें से भी मिलता है जी। अच्छा, आपने कवर के ऊपर यहाँ लिखा हुआ है कि
वीर सावरकर जो भारत के विभाजन को रोक सकते थे और उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा दृष्टि, और आपने इसका जिक्र भी किया जब हम पहले उसमें बात कर रहे थे, भारत का विभाजन रोकना वीर सावरकर के हाथ में कैसे था? क्योंकि उस समय तक तो ये काफी पीछे चले गए थे। ब्रॉडली आपको समझना पड़ेगा जी। एक ब्रॉड वे में समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं था कि उनके हाथ में लीवर था वो रोक सकते थे, ऐसा नहीं आपको सोचना पड़ेगा, समझे ना आप। देखिए ऐसा है कि बहुत बड़ा उत्तर है मेरा, आपको आप पूरा उत्तर सुनोगे तो ही आप समझ पाओगे। देखिए 1930 के अंदर सर मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था, वो पूर्ण रूप से इस्लामिस्ट बन गए थे, कट्टरवादी बन गए थे, समझे ना आप। और वो बन गए थे तुरंत ये लिखने के बाद 4-5 साल में ही वो कट्टरवादी बन गए थे, समझे। पर 1930 का जो मुस्लिम लीग की कॉन्फ्रेंस हुई प्रयागराज में, इलाहाबाद में, वहां पे उन्होंने कहा, वो मुस्लिम लीग के मेंबर बन चुके थे, कैसे लीडर थे, उनको पद भी होगा उनके पास। उन्होंने कहा कि मैं भविष्य में आज का सिंध, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान, यहां पे एक अलग भूमि मुसलमानों की देख रहा हूं, हिंदुस्तानी मुसलमानों की। ये भविष्यवाणी उन्होंने 1930 में की थी, ठीक है। आज का पाकिस्तान है वो, आप भारत का पंजाब छोड़ दो तो करीब करीब पूरा वही पाकिस्तान है जो उन्होंने विजुअलाइज किया था 1930 में, 17 साल पहले विभाजन के, ठीक है। फिर 1932 के अंदर जो दूसरी गोलमेजी कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें एक रहमत अली चौधरी नाम के एक मुसलमान थे, गुज्जर मुसलमान थे, मेरे ख्याल से जलंधर के थे, अपने पंजाब के ही थे, भारत का जो हिस्सा है पंजाब, लुधियाना या जलंधर के थे वो। उन्होंने ये कहा, उन्होंने एक पेपर फ्लोट किया जो मुस्लिम पार्टिसिपेंट्स थे उस गोलमेजी कॉन्फ्रेंस में, उनके लिए, नाउ और नेवर, अलग देश मांगने का ये सब में सही मौका है, वरना ये मौका फिर से आएगा नहीं मुसलमानों, भारत के मुसलमानों के सामने। और उसमें उन्होंने पाकिस्तान शब्द का उपयोग किया पहली बार, कि नई भूमि जो होगी उसका नाम होगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो शब्दावली में मतलब नैरेटिव के अंदर पाकिस्तान शब्द की एंट्री 1932 में हो चुकी थी, ठीक है। और अपने जिन्ना ने उसको ओप दिया, उसको शेप दिया 1935 में। जिन्ना फिर ओपनली बोलने लगे, ठीक है। कोई भारत का एक भी नेता नहीं था जो इस खतरे को देख पाया। 1936 में जब सिंध प्रांत को मुंबई प्रांत से अलग किया गया, सिंध वॉज पार्ट ऑफ मुंबई स्टेट, ब्रिटिश मुंबई स्टेट, जब अलग किया गया उस टाइम पे सावरकर ने कहा कि दिस इज ए एंग्लो मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी टू रियलाइज द ड्रीम ऑफ पाकिस्तान, द गोल ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने कहा द डाई हैज बीन कास्ट, डाई जो है वो कास्ट हो चुकी है अब, समझे ना। और 1937 के अंदर जब उन्होंने पद ग्रहण किया हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में कर्नावती में, अहमदाबाद में, दिसंबर में, जो उनका स्पीच जो काफी तोड़ा मोड़ा जाता है कि ये बिल्कुल देश को विभाजन करने वाला स्पीच था, लेकिन उसका जो सार ये है कि उन्होंने उसके अंदर जो बढ़ते हुए डिफरेंसेस थे हिंदू मुसलमान के, उनको बताया, शब्दावली जो भी यूज की हो। और उसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं इसके अंदर कांग्रेस का भी बहुत बड़ा रोल है, कि कांग्रेस मुस्लिमों को सपोर्ट कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो हिंदू मुस्लिम एकता है वो हिंदुओं की कीमत पर है, समझे ना। और उस टाइम पे उन्होंने कहा कि अगर यही सिलसिला चलता रहा तो पाकिस्तान हो सकता है। तो समय बड़े विजनरी पाकिस्तान के वो है सावरकर, मतलब जो हमारे जो देशभक्त थे उनमें से उन्होंने पहली बार देखा कि भाई पाकिस्तान हो सकता है। और बाद में उन्होंने जो 1937 से लेके 1944-45 तक पाकिस्तान के प्रयास, पाकिस्तान न बने उसने जो प्रयास किए वो भी पब्लिक के सामने नहीं है, वो हमारी किताब में है। उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, कच्छ से लेके कामरूप तक, है ना। और हर जगह दो चीजें कही, लोगों को कहा कि आप सचेत रहना कांग्रेस से, कांग्रेस जिस पथ पे आगे बढ़ रही है उससे पाकिस्तान हो सकता है। और दूसरा उन्होंने पब्लिक को भी आगाह किया और कांग्रेस को भी कहा, कांग्रेस के नेताओं को भी अपील करते रहे वो कि देखो आप गलत रास्ते पे चल रहे हो। और समय बड़ा जो उनका जो योगदान है
जो समय वाला एक्शन है उनका, जिससे मैं बहुत प्रेरित हूँ, जिसको कहते हैं कि अनअवॉइड नेशनलिज्म, बिन शर्ती राष्ट्रवाद का समय बड़ा। आजकल देखिए, आज का हमारा जो एक नेशन फर्स्ट है, वो कहीं ना कहीं हम उसके अंदर हमारा खुद का फायदा भी देखते हैं। वीर सावरकर ने ऐसा नहीं किया। 1937 के अंदर जब उनको न्योता मिला सुभाष चंद्र बोस, अच्युतराव पटवर्धन और एस एम जोशी की तरफ से कि आप कांग्रेस में आइए, कांग्रेस को बल मिलेगा, मेरा ऐसा मानना है कि उनकी जो संपूर्ण अहिंसा को लेकर जो गांधी जी के साथ एक युद्ध चल रहा था अंदर, उसके अंदर को लगा कि सावरकर आएंगे तो वो उनके हाथ मजबूत होंगे, वो कारण हो सकता है। उसका रेफरेंस कहीं नहीं है, मेरा ही मानना है। सावरकर ने कहा कि नहीं, मैं नहीं आऊंगा कांग्रेस के अंदर, क्योंकि कांग्रेस जो है वो हिंदू हकों का हनन करके मुस्लिम तुष्टिकरण कर रही है और इतने आगे बढ़ चुकी इस पथ पर कि उसका वापस आना नामुमकिन है। इसको उस टाइम पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, इट इज बेटर टू स्टैंड इन द लास्ट रो ऑफ पेट्रियट्स देन द फर्स्ट रो ऑफ दोज हु आर बिट्रेइंग द नेशन इन द नेम ऑफ नेशनलिज्म। समझा? तो जो भ्रमण किया उन्होंने बाद में, जिस तरीके से 1938 के अंदर, वो भी कल उस पर भी चर्चा हमें करनी चाहिए कि उन्होंने हिंदुओं की आर्मी ज्वाइन करी, आप कि वो देख चुके थे कि विभाजन अब होने वाला है। तो उस टाइम पे अगर आर्मी का डिवीजन होगा तो वो तो, क्योंकि आर्मी का पूरा जो कंपोजिशन था वो बिल्कुल मुसलमानों के फेवर में था उस टाइम पे, क्यों हिंदुओं में से सिर्फ जो लड़ने वाली जातियां थी उनको ही लिया जाता था, बाकी जाति आती नहीं थी उसमें, समझा? तो उन्होंने कहा, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर के पहले जब उन्होंने देखा कि वर्ल्ड वॉर होने वाला है, तो उन्होंने एक आह्वान किया हिंदुओं कि भाई इट इज टाइम टू मिलिटराइज योरसेल्फ। उन्होंने कहा कि बंदूक जो है ना, वो चलाना सीख लो, फिर उसकी नली किस डायरेक्शन में करना है ये हमारे हाथ में है। और जो मैं आपको बताता हूं कि मेरा ऐसा मानना है कि अगर वीर सावरकर ने ये अभियान नहीं छेड़ा होता और उसके फलस्वरूप लाखों की संख्या पे भारतीय हिंदू आर्मी में ज्वाइन नहीं हुए होते, तो हमारी परिस्थिति आज़ादी के बाद और भी खराब होती। पाकिस्तान ने जो अटैक कश्मीर पे किया, अगर वो उसको ख्याल आता कि भारत मिलिटरीली वीक है, तो पाकिस्तान वो अटैक राजस्थान, गुजरात, पंजाब में जहाँ लैंड बॉर्डर हम शेयर करते हैं वहां भी कर सकता था। तो सावरकर का जो योगदान है राष्ट्रीय सुरक्षा में वो अभूतपूर्व है। 1945 की कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने 1945 में अखंड हिंदुस्तान कॉन्फ्रेंस बुलाई, 44 या 45 में, है ना? उसमें कैसे लोग आए थे, भारत के बड़े बड़े बुद्धिजीवी ने इसमें भाग लिया था। राधा कुमुद मुखर्जी उस टाइम के समय बड़े हिस्टोरियन, श्रीनिवास शास्त्री, ऐसे कोई बड़े बड़े लोग आए थे उसके अंदर, समझा? और उन्होंने सबने कहा कि वीर सावरकर का जो अभियान है पाकिस्तान के सामने, वो कम्युनल अभियान नहीं है, वो देश को बचाने का अभियान है। आप समझे? तो वीर सावरकर ने जबरदस्त प्रयास किए। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिस आदमी ने 1937 लेके 1945 तक एक जागृति फैलाने का काम किया, वो जागृति पूर्ण रूप से फैल नहीं सकी, वो अलग बात है, क्योंकि गांधी जी का प्रभाव था। गांधी जी का इतना जबरदस्त प्रभाव था कि लोग उसमें से निकल नहीं पाते थे। और सावरकर ने जब 1945 के अंदर 1945 में जब सेंट्रल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन हुए, जो आज का पार्लियामेंट इलेक्शन और विधानसभा भवन कहते हैं, है ना? तो उस इलेक्शन के टाइम पे भी सावरकर ने वॉर्न, उस टाइम पे बड़ा गंदा खेल खेला कांग्रेस ने ये कहा कि हम अखंड हिंदुस्तान को सपोर्ट करते हैं। अब देखिए कितनी उसमें कांग्रेस की बदमाशी थी कि 1942 में वो पार्टीशन रिजोल्यूशन पास कर चुके थे, मतलब पाकिस्तान को मान चुके थे, समझा? फिर भी उन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए नारा चेंज कर दिया पूरा। इसमें सर एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, एक आपने हालांकि पूरा चैप्टर इस पे किया है, वो है कांग्रेस की विभाजनकारी मुस्लिम राजनीति। तो उस तुष्टीकरण के उन्होंने घुटने टेक दिए। थोड़ा सा मैं इसके बारे में जानना चाहूंगा कि ऐसी क्या परिस्थितियां पड़ी हुई थी कि देश में बहुसंख्यक तो हिंदू ही थे, आज़ादी का एक आंदोलन पूरा चल रहा, और कांग्रेस को ऐसा करना पड़ा कि जब आप कह रहे हैं वीर सावरकर का पूरा राष्ट्रीय चिंतन था, उनको पीछे करके और विभाजनकारियों के सामने वो टिके। उसमें मेन कारण है गांधी जी। इस किताब में लिखा है अपने, गांधी जी ने देश के बड़े बड़े काम किए। गांधी जी का स्वच्छ भारत आज है तो गांधी जी उसके प्रणेता है ना? कई ऐसे, मतलब ट्रस्टीशिप का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है ना?
ऐसे कई चीज़ गांधी जी की कई चीज़ें हम अनुसरण कर रहे हैं और अच्छी हैं देश के लिए। लेकिन पार्टीशन का अगर आप पूरा मूल्यांकन करें तो गांधी जी की आइडियोलॉजी उसके लिए पूर्ण रूप से जवाबदार है, क्योंकि उनका हिंदू मुस्लिम एकता का जो मॉडल था वो था हिंदू मुस्लिम एकता हिंदुओं की कीमत पर। समझे आप? जैसे गौ रक्षा की वो बात करते थे, जैसे मुसलमान की बात आती थी वो उसको ढीला कर देते थे कि भाई हम उन पे वो नहीं कर सकते, वो हम उनके उस पे छोड़ेंगे, विवेक पे छोड़ेंगे। समझे ना? उनका संपूर्ण अहिंसा का जो उनका जो पूरा डेफिनेशन है वो मेरे ख्याल से पूरी मानव जाति ने इस टाइप का डेफिनेशन कोई ने नहीं दिया। देखिए महावीर और बुद्ध ये समय बड़े जिसको कहूँगा कि प्रणेता वो कहे जाएंगे, सिंबल कहे जाएंगे नॉन वायलेंस के, संपूर्ण नॉन वायलेंस के, संपूर्ण अहिंसा के। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि आप पे कोई वार करता है तो आप प्रतिकार न करें। गांधी जी एकमात्र व्यक्ति मानव जाति के अंदर जो ये कह रहे हैं कि कोई आप पे वार करे प्रतिकार न करें। मेरे ख्याल से उनका हिंदू मुस्लिम एकता का मॉडल, जिसको मैं कहूँगा हिंदू मुस्लिम एकता हिंदुओं की कीमत पर, और दूसरा उनका जो संपूर्ण अहिंसा का जो ये पूरा जो डेफिनेशन है इसके वजह से विभाजन हुआ। क्योंकि 1946 के अंदर देखिए जिन्ना को मालूम पड़ गया कि अगर हमने हिंसा की तो ये हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे। तो कलकत्ता जो किलिंग्स हुए है ना, उसके बराबर एक साल के बाद भारत का विभाजन हुआ। कलकत्ता किलिंग हुए 16 अगस्त 1946 में और 15 अगस्त 1947 में हमारा विभाजन हो गया देश का। इसका अलग कि कांग्रेस जो है वो वायलेंस के सामने सरेंडर हो गई, क्योंकि उसका जो मोटो था वो था कि हम मार खाते जाएंगे, हम वार नहीं करेंगे। तो ये दो मुख्य कारण है उसके, समझे आप? इसमें गांधी जी की बात पे मैं फिर आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक टर्म जो बार बार आ रही है, हिंदुत्व की बात आ रही है, और आपने एक जगह पर इसमें ये मेंशन किया है, बल्कि 2-3 जगह पर है, पैन इस्लामिस्ट मनोविज्ञान। ये शब्द का बार बार इस्तेमाल हुआ है, और एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ ये क्या है। दूसरा, इसी शब्द का इस्तेमाल करते हुए आपने ये भी मेंशन किया है कि पटेल और सुभाष चंद्र बोस के मुकाबले वीर सावरकर की समझ इस मामले में ज़्यादा थी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप ये कह रहे हैं, अगर मैं उसको और दूसरे आसान शब्दों में कहूँ तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान हो सकता था, ये ना पटेल समझ पाए ना बोस समझ पाए, ये सावरकर समझ पाए। तो मैं जरा इन दोनों चीज़ों के बारे में जानना चाह रहा हूँ कि ये पैन इस्लामिस्ट मनोविज्ञान क्या है, और दूसरा सावरकर कैसे बेहतर थे। पैन इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी जो है, जी देखिए जो मुसलमान मन के मन में ये चाहता है कि भारत इस्लामिक देश बने, वो पैन इस्लामिस्ट है। आपको समझ लेना पड़ेगा। ये देवबंद वाले इन्होंने कांग्रेस का साथ दिया आजादी के लड़ाई के अंदर। उसके पीछे राष्ट्रवाद नहीं था उसका प्रेरक था कि कैसे इस्लाम को देश में बचाना। कि गांधी जी का इतना बड़ा एक वो था, वर्ग उनके फेवर में हो गया था 1918-19 के आसपास, कि उनको लगा कि हम गांधी जी के साथ में बढ़ जाएंगे और ये आदमी मुझे एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये मान रहा है, ये इसका जो आइडियोलॉजी वो है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी एट एनी कॉस्ट, इसके अंदर हम सेट हो जाएंगे। दूसरा कि ब्रिटिश का भी वो विरोध करते थे, वो जो पैन इस्लामिस्ट थे, उनके अलग कारण थे, हमारे अलग कारण थे। तो गांधी जी के साथ बैठ गए और कांग्रेस में एंटर हो गए। हुसैन अहमद मदनी है, अरशद मदनी के पिताजी, हमारे जो अरशद मदनी है, जमात उलेमा हिंद का जो एक फैक्शन है उसके अध्यक्ष, जो तालिबान को ओपनली सपोर्ट करते हैं, उनके पिताजी जो अहमद हुसैन मदनी जो है, उन्होंने क्या कहा था, मतलब कांग्रेस के खास आदमी, अबुल कलाम आजाद के खास दोस्त, गांधी जी के खास फॉलोअर, बराबर, इन्होंने ही कहा था 1945 की देवबंद कॉन्फ्रेंस दिल्ली में कि जिन्ना पाकिस्तान मांग के इस्लाम की बहुत बड़ी कुसेवा कर रहा है, क्योंकि हमारा जो हक है तबलीग का, तबलीग मतलब प्रोपोगेशन ऑफ इस्लाम विद ए व्यू टू कन्वर्ट, ये पूरे भारत पे है। वो हमारा जो हक है वो छोटे से भारत के छोटे से हिस्से तक सीमित करने का प्रयत्न कर रहा है, तो इस्लाम को वो नुकसान कर रहा है। मतलब उनको पूरा भारत चाहिए था इस्लाम के लिए, ठीक है। और जगह उन्होंने कहा कि दारा शिको अगर बादशाह बनता तो सिर्फ मुगल सल्तनत बच जाती, क्योंकि औरंगजेब बना, मुगल सल्तनत और इस्लाम दोनों भारत में बच गए। इसका मतलब जो राष्ट्रवादी थे कांग्रेस के साथ में, उनकी दे वर पैन इस्लामिस्ट। ये पैन इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी है। अब इसका जो दूसरा भाग कि
पटेल और बोस से ज्यादा जो आप कह रहे हैं कि इस चीज को ये समझ पाए, तो पटेल को तो हम हीरो मान रहे हैं राज्यों का जो विलय हुआ नहीं, जब विभाजन के बाद। नहीं बराबर है, पटेल हीरो है अपने आप में जी। पटेल की एक ही गलती कि वो गांधी जी के सामने जल्दी मतलब जब मुस्लिम लीग ने वायलेंस की हर हद निपटा दी, पार कर ली, उसके बाद में वो गांधी जी के सामने अगेंस्ट में आने लगे। बाकी वो गांधी जी के क्रिएशन थे, गांधी जी उनके गुरु थे, तो वो पहले उनके जो भी विचार वो गांधी जी के सामने हिम्मत नहीं जुटा पाए व्यक्त करने की। जब हिंदुओं को मार पड़ने लगी फिजिकली, उसके बाद में पटेल खुल के बाहर आ गए। उन्होंने कहा कि गांधी जी का ये ठीक नहीं है, मतलब समझा। और सबसे बड़ी बात की अंडरस्टैंडिंग पटेल और नेताजी बोस की सावरकर से कम थी, इसका सबसे बड़ा दाखला है वंदे मातरम। जब जिन्ना ने वंदे मातरम को खारिज करने का प्रस्ताव रखा कि भाई ये मुसलमान इसको गा नहीं सकते, ये तो मूर्ति पूजा है, तो इसमें बड़ी चर्चा हुई कांग्रेस के अंदर। गांधी जी का ये कहना था कि भाई हमको मुसलमान को साथ में रखना हो तो हमें थोड़ा कुछ कॉम्प्रोमाइज इसमें करना पड़ेगा। एक कमेटी बिठाई जिसके अंदर नेहरू थे, जिसमें सुभाष चंद्र बोस थे। उस कमेटी ने ये निर्णय किया कि मुसलमानों को साथ रखने के लिए हम इसको सिर्फ 2 स्टांजा तक सीमित रखेंगे। मतलब जो वंदे मातरम को सेक्रीफाइस करने का जो निर्णय हुआ, उसके उस निर्णय के अंदर नेताजी भी थे नेहरू जी के साथ में। सावरकर का कहना है कि मुस्लिम का कोई तुष्टिकरण करना नहीं, क्योंकि मुस्लिम तुष्टिकरण आप जितना करोगे उतना ही पाकिस्तान का प्रॉब्लम जटिल होता जाएगा, ये हो जाएगा, समझा। इसके लिए ये तो बड़ी सही बात है एकदम। इनफैक्ट जो 1938 के अंदर नेताजी बोस और सावरकर जी की जो एक मीटिंग हुई बंबई में, उस मीटिंग के अंदर दोनों एक ही बात पे डिसएग्री हुए, मुसलमानों के मुद्दों को लेके। मुसलमान का जो रवैया था, उन्होंने कहा, सावरकर ने, अरे नेताजी बोस ने कि आपके मुसलमान के रवैये से मैं आपका जो आउटलुक है उससे मैं सहमत नहीं हूँ। लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि 1940 तक वो भी समझ गए थे इस बात को, क्योंकि उसके बाद में देखिए 1940 से जब दूसरी भेंट हुई उनकी, सीक्रेट भेंट थी बॉम्बे में, उस टाइम पे सावरकर ने उनसे कहा, देखो नेताजी आप ये क्या कर रहे हो, आप यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हो, वहाँ अरेस्ट हो रहे हो, आपका काम तो ये है कि आपको, देखिए जो विश्व फलक है उसमें दुश्मन को दोस्त गिनना चाहिए अपने को। आपको तो जापान और जर्मनी की मदद लेनी चाहिए, एलाइड फोर्सेस की। तो आप क्या कर रहे हो, आप देश छोड़ के जाओ और आप जापान और जर्मनी की मदद लो। हमारा उद्देश्य है ब्रिटिशर को उखाड़ फेंकना, उसके लिए जो भी हमें जो करने की आवश्यकता हमें करना चाहिए। और उनकी एडवाइस के ऊपर ही बोस गए। और ये सावरकर ने 1952 में या 57 में जो उनका एक स्पीच था उसके अंदर कहा उन्होंने, उसके अंदर उन्हें जब मेरे ख्याल से अभिनव भारत 1957 में कहा, मेरे ख्याल से 57 में जब अभिनव भारत का विसर्जन किया उन्होंने, उस टाइम पर उन्होंने कहा कि मैंने सुभाष चंद्र बोस से कहा था कि आप देश छोड़ के जाइए, और उन्होंने मेरी बात मानी। पर उसके बाद में जो बोस का आता है, उसके बाद में बोस ने भी उनको काफी प्रेस किया। मैं ऐसा मानता हूं कि 1940 के बाद में बोस भी, देखिए सावरकर के मुस्लिम व्यू को भी आपको देखना पड़ेगा। अगर कोई मुसलमान सही रूप में राष्ट्रवादी था तो सावरकर ने उसको स्वीकार किया है, आपको समझनी पड़ेगी ये बात। तो सावरकर उस अर्थ में मुस्लिम विरोधी नहीं थे, हालांकि उनके विद्वान कुछ टाइम पे ऐसे निकले, उनके मुंह से कुछ शब्द ऐसे निकले कि वो एकदम मुस्लिम विरोधी है, लेकिन उनका आपको मैनिफेस्टो देखना पड़ेगा। उनका हिंदू मैनिफेस्टो है जिसके अंदर वो कहते हैं कि भाई आज़ाद भारत में सभी धर्मों को समान अधिकार होगा। एक स्टेप और आगे जाते हैं और कहते हैं कि क्रिश्चियन और मुसलमानों की पूजा पद्धति के अंदर कोई अगर विक्षेप डालता है तो जो स्टेट है वो इंटरवेन करेगी, स्टेप इन करेगी और इंश्योर करेगी कि अपनी पूजा पद्धति अपने तरीके से वो कर पाए। लेकिन उसमें थर्ड वार्निंग वो देते हैं वो कि भारत अल्पसंख्यकवाद के नाम पे दूसरा भारत बनने की अनुमति नहीं देगा। इंडिया विल नॉट अलाउ क्रिएशन ऑफ ए नेशन विद इन ए नेशन इन द नेम ऑफ माइनॉरिटिज्म। सावरकर स्पष्ट है एकदम। हाँ, कुछ शब्द उनके कभी थे, लेकिन जब मुझे लगता है कि बड़ा विरोध वो इसी बात का है कि सावरकर जो है हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, तब ये हिंदू राष्ट्र नहीं, हिंदू राष्ट्र में, लेकिन ये है ना हिंदू राष्ट्र, बता तो दिया मैंने आपको कि समान अधिकार होंगे सबके। लेकिन सावरकर का हिंदू राष्ट्र में क्या हो सकता है, क्योंकि मुसलमान को निकाल देंगे। सावरकर हिंदू राष्ट्र में जिस तरह के कन्वर्जन कर रहे हैं क्रिश्चियन और मुसलमान, वो कन्वर्जन बंद हो जाएंगे।
सावरकर का हिंदू राष्ट्र एक बहुत ही समझने लायक पूरा प्रोजेक्ट है, समझो आप। सावरकर हिंदू राष्ट्र जो है वो ये नहीं कहता कि मुसलमान और क्रिश्चियनों को देश में से बाहर निकाल दो, रादर उनकी पूजा पद्धति को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, समझो आप। लेकिन ये जो कन्वर्जन चलते हैं आजकल, जिस तरीके से कन्वर्जन देश के अंदर चल रहे हैं क्रिश्चियन और मुसलमानों के द्वारा पूरे देश के अंदर, समझे ना, क्रिश्चियनों के द्वारा खास करके, उसके लिए कोई जगह नहीं रहेगी अगर हिंदू राष्ट्र होगा तो। तो वो अगर कन्वर्जन नहीं करने देना, वो क्या एंटी क्रिश्चियन है? क्या हम हमारा बचाव नहीं करें? बिल्कुल। मतलब आज ये परिस्थिति है कि जो क्रिश्चियन मिशनरी है वो कई जगह पे डेवलपमेंट का विरोध करते हैं, विकास का विरोध करते हैं। उनको लगता है कि अगर विकास चलेगा इन जंगलों के अंदर तो ये हमारे इतने कन्वर्ट हमारे यहाँ से चले गए, वरना इतने को हम कन्वर्ट कर दे। ये देखने का तरीका है। क्या देश को अपने आप को इससे प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए? और दूसरा, सेक्युलरिज्म वर्ड जो डाला है अंदर मिसेस गांधी ने, उसमें बड़ा नुकसान किया है। सेक्युलरिज्म वर्ड निकाल देते तो उसमें मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होगा, पर हिंदुओं का नुकसान वो होता हुआ बच जाएगा। अगर हम हमारे इसमें से कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म जो वर्ड मिसेस गांधी ने डाला है, नेहरू ने डाला है, समझो आप, अगर वो हम हटाते हैं तो इससे क्या होगा? इससे ये कहा जाता है कि अगर वो हट गया तो मुसलमान खत्म हो जाएंगे। गलत बात है, बिल्कुल दुष्प्रचार है उन लोगों के द्वारा कि जो ये इच्छा रखते हैं कि भारत इस्लामिक देश बन जाए आगे जाके। आप समझे, वो अगर सेक्युलरिज्म वर्ड निकालते हैं तो ये जो कन्वर्जन प्रवृत्ति है वो बंद हो जाएगी। आप समझे? तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि वीर सावरकर ने कभी कभी उनके जो विद्वान थे वो काफी कठोर थे मुसलमानों के सामने, उसमें कोई शंका नहीं। खास करके 1947 के बाद में जब राइट्स शुरू हुए और कई हिंदू औरतों का शील लूटा गया आपके पंजाब में और बंगाल में हजारों की संख्या में, उस टाइम पे वो काफी आहत हो गए थे और उनके मुंह से शब्द निकला था कि शिवाजी ने जो मुस्लिम औरत को छोड़ दिया था, जब एक मुस्लिम जो एक बहन है जो उनको प्रेजेंट की गई उनके सेनापति द्वारा, तो उन्होंने कहा कि आप इतनी अच्छी दिखती हो, आपकी मेरी माँ अगर इतनी अच्छी दिखती होती, इतनी स्वरूपवान होती तो मैं भी अच्छा दिखता, मैं भी स्वरूपवान होता, समझा? तो उन्होंने कहा कि ये उनकी गलती थी। अगर उस औरत को नहीं छोड़ा होता तो आज मुसलमान ये हिम्मत नहीं करते। पर मैं उनसे इस बात पे असहमत हूँ, सावरकर जी भी। देखिए, कट्टरवादी मुसलमानों से लड़ते लड़ते हम भी उनके जैसे हो जाए, ये ठीक नहीं है। हमारी मूल संस्कृति जो है वो जो विमेन बहनों को एक अलग नज़र से देखती है और हमें वो हमारा एक बल है हमारी संस्कृति का, उसको हम छोड़ नहीं सकते। पर उस टाइम पे वो थोड़े से इस प्रभाव में आ गए थे क्योंकि उस टाइम पे हजारों की संख्या में, मुझे एक रोहित गांधी नाम के पत्रकार है जो एक फॉरेन मैगजीन के लिए काम कर चुके हैं, बहुत बड़े पत्रकार रह चुके हैं। उन्होंने एक बार मुझे प्रश्न बड़ा पूछा था कि सावरकर ने एक लेख भी लिखा था इसके ऊपर। देखिए, मैंने कहा गांधी जी सेलिबेसी के एक्सपेरिमेंट्स करते थे, ब्रह्मचर्य के। आप उसमें चर्चा करते हो, क्या वो गलती नहीं थी? अपने भतीजी के साथ सो जाना, निर्वस्त्र, क्या ये गलती नहीं थी? आप इसकी चर्चा करते हो? तो ऐसा नहीं होता कि सावरकर की थोड़ी भी गलती उसको पकड़ लिया और बाकी की गलती नहीं, ये नहीं हो सकता। सावरकर ने भी 2 गलतियां की होंगी, ऐसा नहीं है। पर सावरकर का राष्ट्रवाद जो है वो बिनशर्ती राष्ट्रवाद है। और खास करके 1937 के अंदर जो न्योता मिला उनको, उन्होंने ना बोल दिया, उससे मैं बहुत प्रेरणा लेता हूं। क्योंकि धनंजय कीर ने ये लिखा है, उनके बायोग्राफर ने, कि जो उनको बलिदान था, कांग्रेस को नहीं ज्वाइन करना उनका एक बहुत बड़ा बलिदान था। क्योंकि कांग्रेस उस टाइम पे ज्वाइन करना एक फैशन था। कांग्रेस उस टाइम की पार्टी थी, गांधी जी का एक प्रभाव था। उस टाइम पे अगर वो कांग्रेस में आते तो ऐसा कोई स्थान नहीं था जिसको प्राप्त नहीं कर पाते वो, उनकी आभा ऐसी थी। लेकिन उन्होंने देश को सर्वोपरि समझा और उन्होंने हिंदू महासभा जैसी छोटी पार्टी ज्वाइन की, जो पार्टी जो है वो जिसके सभी सिद्धांतों से वो सहमत नहीं थे। लेकिन वो एकमात्र पार्टी थी जो हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं कर रही थी और हिंदू हकों का हनन नहीं कर रही थी। अच्छा, गांधी जी की बात बार बार आ रही है, इसमें 1-2 जगह पर मैं ये रेफरेंस पाता हूँ कि गांधी जी से उनके चिट्ठी के माध्यम से संपर्क बने रहे। गांधी की हत्या का भी आरोप है, तो उसमें मैं अलग से बात करूंगा बाद में। लेकिन ये जो दौर था, कांग्रेस को उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन राष्ट्रीय आज़ादी का आंदोलन तो कांग्रेस के माध्यम से चल रहा था, गांधी के माध्यम से चल रहा था। तो इस पूरे में सावरकर का जो संबंध था,
पटेल के साथ, बोस के साथ, इवन चंद्रशेखर आजाद के साथ आपने उनकी चर्चा कई जगह दिखाई है। मैं गांधी, नेहरू और कांग्रेस, इन तीनों के साथ सावरकर के संबंध को थोड़ा और जानना चाह रहा हूँ कि किस तरह शुरू हुआ और कहाँ पर खत्म हुआ। कांग्रेस ये चाहती थी कि जो आजादी की लड़ाई हम लोग ही लड़ रहे हैं, जी, है ना। सावरकर का ये कहना था कि आजादी की लड़ाई आप अलग तरीके से लड़ रहे हो, हम अलग तरीके से लड़ रहे हैं, पर क्रांतिकारी जो है उनका भी योगदान है इसमें, और आपका जो नॉन वायलेंस का है उसका भी योगदान है। तो उनका देखने का रवैया बड़ा बड़ा पॉजिटिव था उनका। वो कांग्रेस के रोल को नकार नहीं रहे थे, कांग्रेस उनके रोल को नकार रही थी, उनके मतलब क्रांतिकारियों के। आप समझे? तो एक तरीके से हाँ, लेटर्स एक्सचेंज हुए उनके, लेकिन वो इस मुद्दे पे उनके डिफरेंसेस रहे। एक तो उनका हिंदू मुस्लिम एकता का डेफिनेशन गांधी जी का, और दूसरा कि संपूर्ण अहिंसा, उसके ऊपर उनके डिफरेंसेस थ्रू आउट रहे। हाँ जी। तो अगर नेहरू और गांधी इन दोनों से देखा जाए तो नेहरू से संबंध कुछ भी था या नहीं था, क्योंकि वो जिक्र बहुत नहीं दिखता। नहीं, नेहरू जी से संबंध क्या था? नेहरू जी से तो वाद विवाद चलता रहता था उनका। पर एक और बात मैं कहना चाहूंगा, आपसे शेयर करना चाहूंगा कि ये कहा जाता है कि वीर सावरकर ने जो हिंदू रिक्रूटमेंट की बात की आर्मी में, तो वो रिक्रूट वीर थे, ऐसा कांग्रेस ने उनको लेबल दिया था, रिक्रूट वीर, समझे ना आप। तो याद रहे आपको कि 1945 की जो शिमला कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें लॉर्ड वेवल वाइसरॉय थे, उस टाइम पे एनबी खरे जो थे वो वाइसरॉय काउंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर थे। तो उन्होंने कहा लॉर्ड वेवल से कि भाई आपने सावरकर और हिंदू महासभा को नहीं बुलाया इस कॉन्फ्रेंस में, इतना बड़ा मसला, पार्टीशन का मसला जो है डिस्कस करने के लिए आप बुलाया, आपने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई है शिमला में, तो आपने इनको नहीं बुलाया। मैंने कहा नहीं, ये तो हमारे सबसे बड़े विरोधी हैं, ये तो कांग्रेस से भी बड़े विरोधी हैं, और ये आते तो ये हमारी कॉन्फ्रेंस फेल कर डालते। तो ये जो कहा जाता है कि वीर सावरकर कांग्रेस के साथ में, अरे ब्रिटिशर के साथ में थे, ये बिल्कुल गलत बात है। गांधी जी की चूंकि बात बार बार हो रही है, गांधी राष्ट्रपिता कह रहे हैं, और गांधी को माना जाता है कि भारत की आज़ादी में गांधी का बहुत बड़ा रोल है। और यहाँ पर जो है आप एक जगह पे देते हैं, ये रेफरेंस है पश्चिम बंगाल के कार्यवाहक गवर्नर पीबी चक्रवर्ती के मेहमान के तौर पर क्लेमेंट एटली आए थे, और उन्होंने ये कहा कि भारत को आज़ाद करने के ब्रिटिश फैसले में अंग्रेजों पर गांधी का प्रभाव न्यूनतम था और कई अन्य कारक जिम्मेदार थे। एटली ने कहा नहीं। हाँ, तो इसमें डॉक्यूमेंट है ये तो दो प्रश्न मैं समझना चाहूंगा। एक तो गांधी का प्रभाव न्यूनतम क्यों? क्योंकि अगर देश में जो एक पूरी आवाज चल रही थी, अगर हम उस पूरे दौर को देखें, गांधी एक जगह से आवाज देते हैं, ये वो दौर नहीं था जब मोबाइल और व्हाट्सएप है, लेकिन गांधी की आवाज नीचे तक जाती थी और लोग उस पर रिएक्ट करते थे। तो गांधी के प्रभाव को कैसे न्यूनतम माना जाए? जी, लेकिन क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं, मैं पूर्ण रूप से सहमत नहीं जी, लेकिन जो पार्टीशन तो गांधी जी की आइडियोलॉजी की वजह से ही हुआ, इसको कोई ना नहीं बोल सकता, समझे ना। और दूसरा कि 1942 के बाद में गांधी जी का प्रभाव कम हो गया था, ये बिल्कुल सही है बात है। 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट उन्होंने जो विड्रॉ किया वायलेंस की वजह से, हिंसा की वजह से, उसके बाद उनका प्रभाव कम हो गया था, ये बिल्कुल स्पष्ट है एकदम। और जब एटली कह रहे हैं तो उसको हमें थोड़ा तवज्जो देनी होगी, क्योंकि एटली जो थे वो व्यक्ति थे जिन्होंने हमें आज़ादी दी, और उन्होंने खुल के नहीं कहा। पीबी चक्रवर्ती को उनसे निकलवाना पड़ा ये बात, वो तैयार नहीं थे कंट्रोवर्सी खड़ी करने के लिए। पर पीबी चक्रवर्ती ने उनको बिठा के, उनको रुचि थी कि क्या हुआ था, और पीबी चक्रवर्ती ने ये लिख के दी, उनके लेटर में है। और हिस्ट्री ऑफ बंगाल जो किताब है आरसी मजूमदार की, उसके अंदर ये है, ये उनके लेटर पे आधार पे है। पीबी चक्रवर्ती ने इसका डॉक्यूमेंट बनाया है पूरा, मेरी उनसे क्या चर्चा हुई एटली से। जी हाँ, इसका जो आपने रेफरेंस आरसी मजूमदार की किताब हिस्ट्री ऑफ बंगाल से दिया है इसको, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको सर और समझना चाहूँगा कि 42 के बाद प्रभाव, मतलब फिर ऐसे क्या कारण रह गए आपके हिसाब से जिसने कि अंग्रेजों को मजबूर किया? इसमें कई और कारणों का जिक्र है। हाँ, अब हमारे जो क्रांतिकारी थे, वो भी एटली ने कहा है ना। जी, एटली ने कहा कि देखिए नेताजी का जो आईएनए वाला मसला था वो निपट गया था, पर उसने एक बहुत बड़ा खतरा ब्रिटिशरों के सामने खड़े कर दिया था कि साला ये हमने, देखिए ब्रिटिशरों ने जो भारत पे राज किया, तो 1930 के बाद में 3 लाख ब्रिटिशर थे भारत में, उसके पहले मेरे ख्याल से 1 लाख के आसपास होंगे, ठीक है आप। तो 3 लाख लोगों ने कैसे राज किया भारत पे? भारतीयों की मदद से किया। अब वो भारतीय जो है वो अगर विरुद्ध होने लगे तो क्या होगा? तो आईएनए के बाद में हुआ। बाद में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में समय बड़ा जो योगदान था तो भारतीय सोल्जरों का था।
सबसे ज्यादा बलिदान भारत के सैनिकों ने दिया है सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, समझे आप। तो जब वो सोल्जर वापस आ रहे थे, वो सैनिक जब वापस आ रहे थे, तो उन्होंने भी निर्देश दिया इनको, ब्रिटिश सरकार को, देखो भाई हमने आपकी लड़ाई लड़ ली और आप लड़ाई जीत भी गए, अब आपको देश छोड़ना होगा। और सब में बड़ा जो ट्रिगर था, लास्ट ट्रिगर, वो था नेवी की म्यूटिनी 1946 में, जो मुंबई डॉक से शुरू हुई और कराची डॉक तक फैल गई। पूरे भारत में 20 डॉक पे फैली थी वो नेवी म्यूटिनी जो है। वो ये कहते हैं एटली, वो लास्ट हमारे लिए निर्देश था कि देश हमको छोड़ना पड़ेगा, वरना हमें ये लोग उखाड़ के फेंक देंगे, समझा। जब एटली कहते तो उसको हमें तवज्जो देनी होगी। एट द सेम टाइम ये कहना कि गांधी जी का कोई रोल ही नहीं था, तो वो भी ठीक नहीं होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, गांधी जी पे फिर आते हैं, तो गांधी जी के साथ मतलब उनके रोल को एक तरह से मैग्नीफाई किया गया है। उनका एक सीमित रोल था 1942 के बाद में जी। ये इस बात को आपको स्वीकारना होगा जी। तो अब सावरकर के रोल पे आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा जो दक्षिण पंथ की विचारधारा है वो सावरकर को एक बड़ा रोल मॉडल मानती है। लेकिन सावरकर गिरफ्तार हुए, उसके बाद जब वापस आए तो नज़रबंद हो गए, तो बाहर तो उनका आना जाना पूरा ही बंद हो गया। तो सावरकर का आज़ादी में फिर रोल कहाँ से आया? और एक और विवाद और है। आजादी तो 1937 के बाद में था। आज वो तो ओपन नहीं थे ना बिल्कुल। ये तो गांधी मर्डर के बाद की बात कर रहे हो ना आप। नहीं, जब गिरफ्तार हुए और उन्होंने माफी भी मांगी। दूसरा तो माफी का मामला भी एकदम गलत मामला है एकदम। देखो ऐसा है कि सावरकर ने 8 या 10 बार माफी मांगी हुई है ना। उन्होंने इसका रेफरेंस छुपाया नहीं है। उनकी किताब जो है मेरी जन्म टिप, और दूसरी उनकी किताब है अंधकार के अंधेरे से, मराठी में। दोनों में उन्होंने कहा है, उसमें अंधकार से अंधेरे में तो काफी विस्तृत उन्होंने कहा है कि मैं सबको क्रांतिकारी को कहता था कि देखो हम गांधी जी के फॉलोअर नहीं है, हम छत्रपति शिवाजी के अनुयायी है। तो हमारा काम ये होना चाहिए कि कुछ भी युक्ति करके हम जेल से बाहर आए और हमारे ब्रिटिशर को उखाड़ फेंकने की लड़ाई है उसको फिर से स्टार्ट करें, समझे ना। तो बोला सचिन सन्याल ने तो लिखा भी है। सचिंद्रनाथ सन्याल पहले मानने को तैयार नहीं थे, उनको सावरकर ने कन्विंस किया, उन्होंने माफी पत्र लिखा, वो छूट गए। तो उन्होंने कहा कि जिस आदमी ने मुझे ये मशवरा दिया वो अभी भी जेल में और मैं छूट गया। ऐसा लिखा भी है उन्होंने। और दूसरा कि 1914 के अंदर जो होम मेंबर थे रेजिनल्ड क्रेडॉक, उन्होंने जो लेटर लिखा जेल अथॉरिटीज को, बड़ा इसमें बड़ा उपयोगी है जानने के लिए कि सही बात क्या थी। उसने लेटर लिखा है कि भाई हमारा जो नियम है कि 5 साल की सख्त कैद के बाद कैदियों को इवन फैमिली के साथ उनको समुद्र किनारे रहने की छूट दी जाए। उस टाइम माना जाता था कि अंडमान से कोई आदमी भाग नहीं सकता, समझे ना। पर ये छूट सावरकर को मत देना, क्योंकि सावरकर को छूट दी तो इसके क्रांतिकारी दोस्त पूरी यूरोप में है, वो एक वाहन लेके आएंगे, उसको भगा के यहां से ले जाएंगे। तो ब्रिटिशर भी उन पे विश्वास नहीं रखते थे, समझा। दूसरा कि 1924 से लेके 1937 का जब नजर कैद में रहे वो रत्नागिरी में, उस टाइम पे कई ऐसे वो हैं इंस्टेंसेस कि जहां क्रांतिकारी उनको आके छुप के मिले और उनसे प्रेरणा ली। उसे भगत सिंह 1927 के अंदर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये तीनों मिलने आए थे उनको 1927 में। अच्छा, गांधी की जो हत्या है ये एक और आरोप है सावरकर के बिल्कुल ही बुनियादी आरोप है। लेकिन गोडसे उनको अनुयायी तो थे, गोडसे मानते थे। देखो मेरा अनुयायी अगर कोई गलती करता है तो सब मेरे सिर पे थोड़ी आ सकता है भाई। लेकिन जो इनका विचार अनुयायी क्यों थे? गोडसे तो उसका विरोध भी कर रहे थे। अच्छा, गोडसे लास्ट 1 साल तो विरोध ही किया है सावरकर का उसने, कि सावरकर में दम नहीं है। हाँ बिल्कुल। कारण क्या रहा विरोध का? कि भाई आप जैसे कि जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी जी, उसके तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जो परमिशन दी सावरकर जी के आप ज्वाइन करिए, उसका भी विरोध किया है गोडसे ने। सावरकर ने 2 फ्लैग लगाए आजादी के दिन, एक हिंदू महासभा का और एक जो नया फ्लैग जो भारत ने सिलेक्ट किया था उसका भी विरोध किया उसने गोडसे। तो सावरकर का भी विरोध कर दिया। पर समय बड़ा प्रूफ इसका ये है कि सावरकर को जो गिरफ्तारी हुई थी वो हुई थी दिगंबर बड़गे के कहने पे। ये जो पूरा जो कॉन्स्पिरेसी उसके अंदर एक व्यक्ति थे दिगंबर बड़गे,
जी। वो अप्रूवर बन गए, ताज के साक्षी। और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि सावरकर ने मैंने सावरकर को देखा ये कहते हुए कि आप जीत के आइए, यशस्वी होके आइए। ये हम जब मिलने गए सावरकर को, तो सावरकर को ये बोलते हुए हमने देखा, ठीक है ना, गोडसे को। और उसी व्यक्ति ने, हालांकि ये कॉरपोरेटिव एविडेंस है, डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, समझा। उन्होंने ये कहते ही नहीं सुना कि आप गांधी जी को मार दो, समझा। उसी बड़गे ने 1978 में 30 साल के बाद, जब मनोहर मालगांवकर जो एक बहुत बड़े लेखक हो गए, जिनका कोई राजनीति से लेना देना नहीं था, वो जब मनोहर मालगांवकर उनको मिलने गए, उन्हें किताब लिखी है गोडसे पे, द मैन हु किल्ड गांधी। गोडसे और उनके जो साथीदार थे इसके अंदर, उसके पे किताब लिखी, द मैन हु किल्ड गांधी। तो उस किताब के लिए जब वो बड़गे को मिले, तो बड़गे ने उनको स्पष्ट कहा कि मैंने वो स्टेटमेंट तो सरकार के प्रभाव में आके दिया था। दूसरा, काल नाम का एक पेपर है, काल जी, उसके जो एडिटर हो गए, नाम भूल रहा हूं मैं उनका, उन्होंने भी ये जाते जाते कह के गए वो कि भाई अंबेडकर जो है वो भी सावरकर के फेवर में थे। वो भी ये मतलब जो उन पे आरोप लगा गांधी मर्डर का, वो आरोप के बिल्कुल विरुद्ध थे। और उनके जो वकील थे सावरकर के, और जो हिंदू महासभा के बहुत बड़े लीडर थे, एल.एन. भोपटकर, वो भोपटकर को मिलने आए थे वो दिल्ली के अंदर पालम एयरपोर्ट पे सुबह सुबह, ये कहने के लिए कि देखो तुम डट के लड़ो, तुम जीत जाओगे, ये जो केस है बिल्कुल गलत है। एक आदमी के कहने पे हुआ है, मतलब नेहरू की तरफ उनका निर्देश था। अच्छा, सावरकर और अंबेडकर दोनों ही एक राज्य से आए, और जब सावरकर हिंदुत्व की बात करते हैं तो हिंदुत्व के साथ एक आरोप हमेशा रहा, जातिवाद का भी आता रहा कि जातिगत भेदभाव हुए। अंबेडकर की जो पूरी लड़ाई थी वो दलित उत्थान की थी, उनको हक दिलाने की लड़ाई थी। तो सावरकर और अंबेडकर के बीच का संबंध किस तरह का था? क्या वैचारिक किसी भी तरीके का? सावरकर और अंबेडकर का संबंध बहुत अच्छा था। लास्ट में बिगड़ा जब सावरकर जी ने बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी को अटैक किया, उस टाइम पे लास्ट में बिगड़ा, लास्ट में। बाकी सावरकर का उनका संबंध हमें हमेशा अच्छा रहा। सावरकर ने उनको काफ़ी सपोर्ट किया, और सावरकर भी मानते थे कि कास्ट सिस्टम जो है उसको डिसबैंड करना चाहिए, समझा आप। तो सावरकर का बहुत अच्छा रहा। सावरकर को अंबेडकर मानते थे, अंबेडकर सावरकर को मानते थे। लेकिन ये जो बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी वाला जो हुआ, सावरकर ने ये कहा कि ये जो परिस्थिति हमारी हुई है, भारत का विभाजन और ये जो हिंसा करने वाली ताकतें हैं, उसके सामने हम जो सरेंडर, उसका मूल कारण है बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी। ऐसा उन्होंने उसका अर्थघटन किया था। उन्होंने थोड़ा उसमें भी अतिशक्ति हो सकती कहीं ना कहीं, तो उससे काफ़ी आहत हो गए थे अंबेडकर। दूसरा कि अंबेडकर जो लास्ट इलेक्शन लड़ रहे भंडारा में, वहाँ पे सावरकर जी ने अपना कैंडिडेट भी खड़ा किया था उनके सामने। तो लास्ट में बिगड़ गए थे संबंध थोड़े, लेकिन पहले अच्छे थे। शुरुआत में। अच्छा, एक चैप्टर्स में है एकता के द्वार पर अलीगढ़ी ताला। ये मैं पहले पूछना भूल गया जब आप पाकिस्तान की बात कर रहे थे। और उसमें एक सेंटेंस है, जिन्ना का सेंटेंस है कि अलीगढ़ पाकिस्तान का शस्त्रागार है। ये मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुसलमान तो पूरे देश में थे। जब बात हो रही है पाकिस्तान की तो कई जगह से हो रही है, लेकिन अलीगढ़ में ऐसा क्या विशेष वहाँ अलीगढ़ था? का पूरा जो, देखिए आपको सैयद अहमद खान की आइडियोलॉजी पे जाना होगा। सैयद अहमद खान रिफॉर्मिस्ट थे, नो डाउट, पर इस्लामिस्ट भी थे, कोई ना नहीं कह सकता। और वो जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, वो वहां करते थे जहां उनको दान चाहिए होता था हिंदुओं की तरफ से। क्योंकि अलीगढ़ जो एएमयू जो है, एएमयू के गठन के अंदर हिंदू राजाओं का बहुत बड़ा योगदान है। कई राजाओं ने उसे पैसे दिए हुए, समझा। तो वो दो भाषाओं में बात करते थे। जब वो हिंदुओं के पास जाते थे, हिंदू में एकता की बात करते थे। जब मुस्लिम क्राउड को एड्रेस करते थे, तो उसमें वो बिल्कुल सेपरेटिस्ट बात करते थे। जैसे उनका मेरठ का जो मैंने स्पीच कोट किए दो, उनमें से एक में उन्हें वो कहते हैं कि अगर ब्रिटिश छोड़ते हैं इस देश को, तो एक म्यान में दो तलवार नहीं रह पाएगी। मतलब हिंदू और मुसलमान ये दोनों एक जगह एग्जिस्ट नहीं हो पाएंगे, एक को दूसरे को परास्त करना ही पड़ेगा। उसमें ये भी कहते हैं कि अगर ये लड़ाई खड़ी होती है, अगर लड़ाई करनी पड़ती है हमें, तो हमारे जो पठान भाई हैं वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से आएंगे और बंगाल तक खून की नदियां बह जाएंगी। ये भी उन्होंने कहा हुआ है। तो दो वॉइस में वो बात करते थे। जो कम्युनिस्ट जो हैं और इस्लामिस्ट हैं, वो उनकी एक ही वॉइस बताते हैं, हमने दोनों बताई है। एक फिर इसमें एक चिंता, क्योंकि इन्हीं का जो आपने मेरठ के भाषण की बात की, उसमें एक अब काफ़ी लंबा है ये, तो पूरा नहीं पढ़ता, लेकिन इसमें एक पॉइंट जो उन्होंने डाला वो ये था कि
वोटिंग को लेके उनके अलग अलग विचार थे। उसमें उनका कहना है कि मुसलमान भी एक वोट दे रहा है, हिंदू भी एक वोट दे रहा है, अपना अपना प्रतिनिधि चुनेंगे तो निश्चित तौर पे हिंदू 4 गुना है, तो हिंदुओं के ज़्यादा वो होंगे निर्वाचित प्रतिनिधि और मुसलमानों को उनका हक नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक ये चिंता तो जायज़, संख्या बल तो हमने देखा है, मतलब मैं जिस स्टेट से आता हूँ वहाँ तो संख्या बल की वजह से जंगल राज रहा 15 साल। तो ये संख्या बल में ये भय होना कि हिंदू अगर बहुतायत में होंगे तो ये संभव है, जब एक विचार हिंदुत्व का भी चला रहा है, हिंदू राष्ट्र का, तो जब वो होंगे प्रतिनिधि उनके होंगे तो मुसलमानों के लिए खतरा उत्पन्न होगा। तो ये भय भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से ऐसा नहीं लगता कि काल्पनिक है ये भय, नहीं, लेकिन ये काल्पनिक कैसे हो सकता है? ये सोचना तो 1/4 आप हैं, 3/4 कोई और हैं, ऐसा नहीं होता ना। जी तो भाई ये मूल भूमि तो हिंदुओं की है भाई, हाँ, ये तो आपको स्वीकार नहीं पड़ेगा, तो हम छोड़ के आपको चले जाए वहां पे आपको एडजस्ट करने के लिए, ये कर रहे, ये आप कहना चाह रहे हैं वो? लेकिन जब देश के अंदर तो आ चुके हैं, नहीं नहीं, तो इसका उनको स्पेशल अधिकार देना, लखनऊ पैक्ट के, लखनऊ पैक्ट उसका ही कारण है। लखनऊ पैक्ट जो हुआ उसका मूल कारण है ये आइडियोलॉजी है। लखनऊ पैक्ट के अंदर मुसलमानों को, हिंदुओं की 1 सीट की जगह कई जगह पे मुसलमानों को 2-3 सीट दी गई है भाई, 2-3 गुना दी गई है, समझा? तो वो तो क्या पैन इस्लामिस्ट है ना पूरा उनका। देखो आपको जो आदमी ये मानता है कि भारत पे मुस्लिमों का राज रहा, मुस्लिमों का राज कायम रहे, भारत मुसलमान देश रहे, तो वो तो अपनी रास्ता चुनेगा ही ना अपनी तरीके से, हम उसको थोड़ी सरेंडर हो जाएंगे, समझो आप। मूल भूमि जो भारत की है उसके मूल निवासी कौन है? उसकी मूल निवासी हिंदू है। अब क्या मुसलमानों की इस्लामिक डिमांड्स को स्वीकार करने के लिए वो अपने गद्दर छोड़ दें या उनकी जगह, अपनी जगह उनको दे दें? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये तो क्या मुस्लिम स्ट्रेटेजी, पुरानी स्ट्रेटेजी है। आज देखिए ना आप, सैयद अहमद खान के नाम पे, सर सैयद के नाम पे सिर्फ AMU है आज, पाकिस्तान में कई कॉलेज है उनके नाम पे, क्यों है बताओ ना आप मुझे। अगर वो मुसलमान, इस देश के मुसलमान जो उनको डिफेंड करते हैं, मुझे जवाब दें कि सर सैयद अहमद खान के नाम पे पाकिस्तान में इतनी सारी संस्थाएं क्यों बनी हुई हैं? क्या कारण है? क्योंकि वो मानते हैं कि पाकिस्तान जो हुआ उसके अंदर उनकी आइडियोलॉजी का मुख्य रोल था, सर सैयद के आइडियोलॉजी का, ऐसा मानते हैं वो लोग। अच्छा, ये जो हम जिस प्लेटफॉर्म पर बात करें दैनिक जागरण का, हिंदी है हम प्लेटफॉर्म है, हिंदी भाषा के संवर्धन के लिए काम होता है। और जब हम आगे सावरकर के बारे में पढ़ते हैं तो एक बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ मिलती है कि मराठी और हिंदी, इसका शुद्ध रूप जो है वो चल रही है, इसके लिए उन्होंने काम किया। आपने कुछ शब्दों का जिक्र किया है कि दूरदर्शन, महापौर, पार्षद शब्दों को उन्होंने प्रतिपादित किया है। तो ये भाषा का, और अब जो सरकार है वर्तमान में, आप सरकार के साथ काम कर चुके हैं तो हो सकता है ये सवाल थोड़ा सा आपके लिए कठिन रहे, लेकिन सरकार जो सावरकर की आइडियोलॉजी को मानती है, उसी विचारधारा से आती है। अभी हम देखें तो हिंदी की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, हिंदी की स्थिति दयनीय है। और कहीं ना कहीं ये जो पीढ़ी हमारी है जो हिंदी पढ़ते हुए बड़ी हुई, ये चला रही है। वर्तमान में ये देख रहा हूँ कि जो निम्न आय वर्ग का है उसके लिए हिंदी भाषा थी आज से 10 साल पहले, और कुछ समय के बाद धीरे धीरे अब ये होने लगा है कि वो भी चाहता है कि बच्चा अंग्रेजी पढ़े, हिंदी न पढ़े। तो भारतीय भाषाओं के साथ मैं ये क्षरण देख रहा हूँ। हिंदी तो एक है। मेरा सर एक अनुभव और रहा कि मैं बंगालियों को मैंने बहुत देखा कि वो अपनी भाषा को लेकर बड़ा प्राउड थे। पब्लिशिंग इंडस्ट्री में काम किया मैंने काफ़ी वर्ष, बंगाली बहुत संख्या में है। अब जो बच्चे आ रहे हैं जिनकी उम्र 30 से कम है, ये बंगाली कुछ हद तक बोलते हैं पर वो लिख नहीं पाते या ठीक से पढ़ नहीं पाते, उनकी बंगाली भी उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो ये धीरे धीरे नज़र आने लगा है कि भारतीय भाषाओं का क्षरण होना शुरू हुआ है, और एक समय आज शायद आ जाएगा कि हम हिंदी या भारतीय भाषाएं छोड़ के इसी पे बात करेंगे। दूसरी दिक्कत कि देवनागरी तो पढ़ना कठिन हो गया है। हमारे हर जगह जो काम है वो कहीं ना कहीं सरकारी कुछ जगहों पर आदेश जाते हैं हिंदी के, अन्यथा काम भी सारा इसमें इंग्लिश में हो रहा है। तो रोमन जो है लोगों के पढ़ने में आ रहा है। तो ये अभी सरकार की तरफ से आपको नहीं लगता कि कुछ, सरकार ने कुछ प्रयास किए हैं, ऐसा नहीं कहूंगा मैं। देखिए सरकार ने जैसे कि बीजेपी की जो स्टेट है, मेरे ख्याल से कुछ स्टेट्स ने तो इसको इंजीनियरिंग में ले लिया हिंदी को। कई जगह पे अब हिंदी इंजीनियरिंग के अंदर, इंजीनियरिंग पढ़ाई जाएगी हिंदी के अंदर। ये बहुत बड़ा स्टेप है। एक कारण जो ये लोग इंग्लिश छोड़ के जा रहे हैं कि भाई आगे जाके हमको इंग्लिश का प्रॉब्लम होता है, हम कैसे इंग्लिश का हिंदी मीडियम में पढ़े हैं। तो इन्होंने, सरकार ने स्टेप लिया है, लेकिन ज्यादा लेना चाहिए था। ये बात सही है आपकी। एक और बात जो मेडिकल मेडिकल भी आने वाला है, मेडिकल का भी सिलेबस बन रहा है मेरे हिसाब से। महत्वपूर्ण होगा काफी।
तो एक जो किताब से इतर है, आपने बीच में शुरू में एक बार बात की थी जिसको कि आपने एक सेंटेंस कहा था कि क्या हम इस्लामिक कट्टर मुसलमानों का विरोध करते, हम उनके जैसे नहीं हो सकते। लेकिन एक जो आरोप वर्तमान में सरकार पे लगा आ रहा है, पिछले 10 साल के अंदर विशेष तौर पे कई सारे ऐसे ग्रुप्स उत्पन्न हुए जिन्होंने हिंदुइज्म के अंदर भी एक तरह से वो अब्राहमिक टाइप का माहौल बनाना शुरू किया। दिल्ली में मुहर्रम पे हुड़दंग की बहुत खबरें बनती थी, उसकी नेगेटिविटी आती थी, लेकिन ऐसा ही हिंदू त्योहारों पर भी होता नजर आने लगा। और कहीं न कहीं एक ये आरोप है सरकार पर कि ऐसे लोगों का बचाव होता है। तो उसमें जो एक हिंदू, सामान्य तौर पे हिंदू हिंसक नहीं है, तो आम हिंदू जो है वो भी देखता है कि गलत हो रहा है। तो क्या सरकार को ये चीज़ रोकते हुए, जब हम हिंदू वाली बात, जो अगर विचारधारा सावरकर की जो विचारधारा है जिसमें सब सम्मिलित हैं बशर्ते कि वो राष्ट्र की बात करें, ऐसे में मुसलमानों के विरोध में कुछ लोगों का खड़ा होकर इस तरह की हेटफुल एक्टिविटीज करना, एक्शन नहीं दिख रहा है। से भी ये स्पीच दिए वो ठीक नहीं मैं मानूंगा जी। लेकिन सरकार का तो आप देखिए ना, सरकार ने जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री चलाई है उसका काम तो मुसलमानों के लिए कांग्रेस के टाइम से ज्यादा अच्छा हुआ है। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री का जो स्कॉलरशिप मिली है मुसलमानों को वो तो कांग्रेस से ज्यादा मिली है। दूसरा कि नैरेटिव का पूरी जवाबदारी सावरकर सरकार पर डालना ये भी ठीक नहीं है ना। ये एक अल्ट्रा हिंदू वर्ग खड़ा हो गया है, पूरा अल्ट्रा राइट विंग जो एक ओवर रिएक्ट कर रहा है। देखिए रिएक्शन तो आएगा। 60 साल तक देश के अंदर अगर मुस्लिम तुष्टीकरण चलता रहे, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहे आज भी कि अगर हिंदू स्कूल स्थापित करता है सरकार की मदद से, है ना, और सरकार की मदद से स्कूल चलाता है तो वो पंडित नहीं रह सकता गीता पढ़ाने के लिए। लेकिन मुसलमान अगर स्कूल स्थापित करता है तो वो, अगर गवर्नमेंट एडेड स्कूल है तो वो कुरान पढ़ाने के लिए मौलवी रख सकता है। तो ये तो सरासर सेक्युलरिज्म के सिद्धांत के विरुद्ध में है ना। तो उसका एक रिएक्शन तो होगा, लेकिन ओवर रेट वो कर रहे हैं। देखिए हमारी लड़ाई जो है वो मुस्लिम कट्टरवादियों से है। मुस्लिम समाज है वो 3 भाग में बटा हुआ है, एक मोस्ट कट्टरवादी, एक लेस कट्टरवादी और एक सहिष्णु। सहिष्णु को हमको साथ में रखना पड़ेगा, लेस कट्टरवादी को साम दाम दंड भेद से कंट्रोल में रखना पड़ेगा, हमारी तरफ लाने का प्रयत्न करना पड़ेगा, है ना, और जो मोस्ट कट्टरवादी है उनसे लड़ना पड़ेगा। तो हालांकि मुझे एक पत्रकार ने पूछा बीच में कि भाई इस्लामिक कट्टरवाद हिंदू कट्टरवाद एक ही नहीं है। मैं कहा नहीं, बिल्कुल गलत बात है। इस्लामिक कट्टरवाद देशद्रोही है, हिंदू कट्टरवाद देशद्रोही नहीं है। हिंदू कट्टरवाद ओवर रिएक्शन है मुसलमानों के सामने। एक सवाल, अब आखिर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये सारी बातचीत हुई, एक नैरेटिव हमेशा बिल्ड होता रहा। पहले जो आरोप है कि उन्होंने नैरेटिव बिल्ड किया, और मैंने शुरुआत में इंट्रो में भी यही बात कही थी कि एक पूरा विचारधारा की लड़ाई है। क्या ये दौर आपको लगता है कि नैरेटिव बिल्डिंग का जो दौर है ये अब राइट विंग का है? ये एक प्रश्न है। और इसी में दूसरा प्रश्न मैं ये जोड़ता हूँ कि जब ये दौर आया भी है, जब किताबें आ रही हैं राष्ट्रीय हीरोज पे, तो विश्वसनीयता उतनी उत्पन्न नहीं हो पा रही है। देखिए बहुत आपका गहरा प्रश्न है एकदम, इसका एकदम जवाब देना मेरे लिए मुश्किल होगा। लेकिन राइट विंग नैरेटिव का समय आ चुका है, ये इसमें कोई शंका नहीं है। और राइट क्यों आ चुका है कि जो बदमाशियां हुई हैं, जो खिलवाड़ हुई इतिहास के साथ में गए 60-70 साल के अंदर, उसको दुरुस्त करने का काम है ये। राइट विंग नैरेटिव मतलब क्या है? राइट विंग नैरेटिव इज सेटिंग राइट हिस्ट्री विच वॉज डिस्टॉर्टेड बाय कम्युनिस्ट एंड इस्लामिस्ट टुगेदर। आप समझे? जी। और आखिरी सवाल सर, इसमें आपके साथ एक और राइटर हैं चिरायु पंडित, तो कैसा इनके साथ अनुभव रहा काम करने का? और थोड़ा सा क्योंकि हमारा बहुत सारे राइटर्स भी देखते हैं इस प्रोग्राम को, तो जब बायोग्राफी आपने लिखी तो किस तरह से वर्क डिवीजन रहा, एक बायोग्राफी को लिखने का एक्सपीरियंस, थोड़ा सा अगर इसके बारे में भी आप बता सकें। ऐसा है कि ये काफी ज्ञानी आदमी है। वीर सावरकर की पूरी जीवन यात्रा को अगर हम देखें तो ये पहले मुझे मदद कर रहे थे ये किताब लिखने में। जब मैंने देखा कि इनका नॉलेज जबरदस्त है और इनका योगदान है इस किताब के अंदर, तो मैंने उनको ऑफर किया कि आप राइटर के रूप में आइए। वो जुड़ गए मेरे साथ, बहुत बड़ा उनका योगदान है। जो अलीगढ़ वाला जो है चैप्टर उनका लिखा हुआ है, समझे ना। फिर उसके बाद वाला कांग्रेस का तुष्टीकरण वो चैप्टर मैंने लिखा है। फिर सावरकर का हिंदुत्व क्या है, ये दोनों ने मिलकर लिखा है, समझा। तो उनका भी योगदान काफ़ी है इस किताब के अंदर। और कुछ चीज़ें सावरकर की ऐसी हैं जो कुछ हद तक मैं भी नहीं जानता था, जो उनको ख्याल था इस बात का। जब वो उन्हें देखा, मुझे लगा कि इनको मुझे सहलेखक के रूप में रखना चाहिए।
ये किताब उदय सर के साथ हम लोग बात कर रहे थे सावरकर के ऊपर। ये किताब मूल रूप से जो है रूपा से आई थी, इंग्लिश में आई और उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद हुआ जो कि प्रभात प्रकाशन से आया है। भाषा जो है बहुत सरल है, जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आप इसको लगातार पढ़ते जाते हैं, कहीं अटकते नहीं हैं। तो भाषा के तौर पे एक बहुत अच्छी किताब है और बहुत सारे जो तथ्यों को दिया गया है उसके रेफरेंसेस यहाँ पर नज़र आते हैं। क्योंकि जैसा मैंने सर से सवाल किया था कि क्या वो विश्वसनीयता बनेगी, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि रेफरेंसेस हों। तो रेफरेंसेस भरपूर हैं और जहाँ पर भी कोई बात ऐसी कही गई है वहीं पर एक नंबर डाला गया है जिसके साथ आप रेफरेंसेस को चेक कर सकते हैं। तो किताब उन सभी जगहों पर उपलब्ध है जहाँ पर कि किताब आप खरीद सकते हैं, उन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। तो किताबें खरीदें, किताबें पढ़ें और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो अपने तक नहीं रखना है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका आने के लिए। धन्यवाद आपका। थैंक यू।